इससे पूर्व के वीडियो में हमने लॉ ऑफ मेंडल्स देखे, मेंडल के जो लॉज हैं, तो उसमें हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मेंडल के तीनों नियम हैं उनके कुछ विचलन, उनके डेविएशंस जो अब नए एक्सपेरिमेंट्स से हमारे सामने आए, जब हम जेनेटिक्स के बारे में नई नई खोजें जब हुई हैं, तब हमें जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो हमें पता चला है कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। तो फर्स्ट, जैसे मेंडल ने कहा, जब हम डेविएशंस ऑफ मेंडल लॉज देखते हैं, विचलन देखते हैं उनमें, तो मेंडल ने कहा कि एक लक्षण के लिए एक कारक होता है। कारक वो जीन्स को कहता था तब। तो अब हम ये सब जानते हैं कि जो एक जीन है वो सिर्फ एक जीन एक लक्षण के लिए कभी कभी जिम्मेदार नहीं होता, एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं कभी कभी कुछ लक्षणों के लिए। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि एक जीन एक लक्षण के लिए जिम्मेदार है, सिर्फ एक जीन एक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक डेविएशन है मेंडल के नियम में। एक सेकंड डेविएशन जिसको हम कहते हैं कि उसने ये माना कि एक लक्षण के लिए दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि दो एलील होते हैं, और हम यूँ कह सकते हैं कि एक जीन के दो रूप होते हैं, दो एलील होते हैं। हम अब ये सब जानते हैं, अब नई रिसर्च बताती है कि दो से ज़्यादा एलील एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए, या दो से ज़्यादा जीन के रूप एक लक्षण के लिए अब हमारे सामने होते हैं। मल्टीपल एलील की थ्योरी हम सब जानते हैं। फिर हम आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को उसने कहा कि एक जो लक्षण होता है वो पूर्णतया प्रभावी होता है, और दूसरा जो लक्षण होता है वो अप्रभावी होता है, और जो प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को फिनोटिपिकली या कहें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली उभरने नहीं देता किसी भी संतति में, ऑफ स्प्रिंग में। तो ये लक्षण का जो डेविएशन है वो अब हम देखते हैं, जब मिराबिलिस जलापा की जब रिसर्च हमारे सामने, इसके जो फूलों के रंग का हाइब्रिड जब संकरण किया गया, दो तरह के अलग अलग रंग के फूलों का, तो ये सामने आया कि इनके मध्यवर्ती एक रंग भी आता है। जैसे जो मिराबिलिस जलापा में हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस के डेविएशंस जो हम देखते हैं, इसके दो डेविएशंस हमारे सामने हैं। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड सेकेंड कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये फर्स्ट मिराबिलिस जलापा के प्लांट में देखा गया। इसके फ्लावर्स दो कलर के होते हैं, रेड और वाइट। रेड, और ये जो इसकी फर्स्ट पेरेंटल प्लांट थे, रेड और वाइट, इनके लिए जीनोटाइप हम लिखें तो हमें यहाँ गैमेट्स मिलते हैं। और जो F1 जनरेशन हमें इससे मिलती है, ये
तो अगर हम मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग हमने देखा होता तो यहाँ हमें मिला होता रेड कलर, लेकिन हमें यहाँ कलर कौन सा मिलता है? पिंक। और ये पिंक कलर जब आया तो ये पता चला कि इसमें रेड भी डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंसी रेड की होनी चाहिए थी, लेकिन मीडिएटर कलर हमें मिलता है। इसका मतलब वाइट कलर ने भी इसको डाइल्यूट करा है, रेड कलर को वाइट ने अपना प्रभाव डाला है, इन्फ्लुएंस डाला है और इसको डाइल्यूट किया और हमें यहाँ पर पिंक कलर मिलता है। ये जो इफ़ेक्ट हमें यहाँ नज़र आता है इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ये एक पहला एग्जाम्पल था हमारे सामने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं जब हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पूरी तरह सही नहीं है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स में ही देखते हैं तो दो तरह के कलर अगर हम देखें, कर्ली हेयर्स और स्ट्रेट। तो जो कर्ली हेयर्स है इसके लिए अगर हम ये माने और स्ट्रेट के लिए इस तरह से सिंबॉलिकली हम इसको लिखें तो यहाँ हमें गैमेट मिलते हैं ये, और ये पेरेंटल जनरेशन, ये गैमेट्स हमें मिलते हैं। और जो F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमें मिलती है उसमें इस तरह हमें जीनोटाइप मिलता है, और इससे हमें जो हेयर मिलते हैं वो न तो कर्ली होते हैं न स्ट्रेट होते हैं। वो कैसे होते हैं? लहरदार, इस तरह के वेवी हमें मिलते हैं। तो वेवी हमें मिलते हैं हेयर्स, और ये मीडिएटर है कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर्स का। इसी तरह डॉग्स में अगर हम देखें तो अगर लॉन्ग टेल हो और शॉर्ट टेल हो तो जो फीलियल जनरेशन है या F1 जनरेशन है उसमें हमें जो टेल मिलती है वो दोनों पेरेंट्स के बीच का उसका लेंथ होता है, ना वो लंबी होती है ना छोटी होती है, मीडियम साइज़ का हमें टेल मिलता है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो हॉर्स में कलर को लेकर है। तो हॉर्स में एक कलर होता है गोल्डन कलर, उसमें उसकी जो मेन होती है अयाल जिसको कहा जाता है घोड़े की, वो वाइट होती है, और उसकी जो टेल होती है उसका जो बालों का रंग है वो सफ़ेद होता है अयाल का, और उसकी पूंछ के बालों का रंग सफ़ेद होता है, और बाकी जो पूरा घोड़े का कलर है वो गोल्डन कलर का होता है। और ये जो कलर हमारे सामने आता है ये दो तरह के कलर का एक मतलब मीडियम कलर है जो हम देखते हैं। इसमें एक कलर होता है चेस्टनट। ये जो चेस्टनट है ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, और हम इसको लिख सकते हैं चेस्टनट। और जो दूसरा कलर हमारे पास इसमें होता है वो होता है क्रीमी, और हम इसको बोलते हैं क्रीमिलो। और हम इसको लिखते हैं CM से। तो ये कलर जो क्रीमिलो है ये डाइल्यूट करता है इस रेडिश ब्राउन को, और फिर जो हमें ये तो है पेरेंटल जीनोटाइप है P1 का, जो C1 और CT है। तो जब हमें F1 जनरेशन मिलती है या फीलियल जनरेशन मिलती है तो हमें मिलता है CT और CM।
ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता है ये गोल्डन कलर का होता है, और ये गोल्डन कलर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। एक एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं एंडालूशियन चिकन का। इसमें दो तरह के जो पेरेंट्स की जीनोटाइप है उसमें हम एक लेते हैं ब्लैक और दूसरे होते हैं वाइट, और इनके कॉम्बिनेशन से जो F1 हम इसको लिखें कैपिटल B से डिनोट करें और इसको स्मॉल b से, और जो हमें गैमेट मिलेंगे वो कैपिटल B और स्मॉल b मिलेंगे, और F1 जनरेशन जो हमें इससे मिलेगी वो हमें मिलता है कैपिटल B और स्मॉल b। हेट्रोजाइगस एलीलिक कंडीशन है ये, और इसमें हमें ये ब्लू कलर की आभा वाले होते हैं, बिल्कुल ब्लू तो नहीं लेकिन ब्लूइश कलर की इसमें हमें नज़र आती है शेड, और ये जो कलर है ये भी शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ये फर्स्ट डेविएशन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। जो सेकंड डेविएशन हम देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हम देखते हैं कि जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा तो हमने देखा कि मध्यवर्ती रंग आता है, कोई भी जो भी लक्षण हमारे पास, अगर कलर है तो मध्यवर्ती कलर आता है, अगर लंबाई है तो उनकी मध्यवर्ती लंबाई आती है, अगर जैसे हमने स्ट्रेट और कर्ली हेयर की बात करी तो वो कर्ली भी नहीं रहते, स्ट्रेट भी नहीं रहते, फिर वो वेवी हो जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं जो उनके मध्यवर्ती लक्षण होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं उनके। जो कोडोमिनेंस है उसमें हम देखते हैं कि मध्यवर्ती कलर नहीं आता, दोनों ही एलील एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते लेकिन दोनों समान रूप से आते हैं, वो एक दूसरे का मतलब असर नहीं डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, और दोनों इक्वली हमारे सामने आते हैं। और ये जो हम इफ़ेक्ट देखते हैं वो देखते हैं रॉयन इफ़ेक्ट होता है, और ये कोट कलर है। कैटल्स में हम स्पेशली इसको देखते हैं कोट कलर को, जो रॉयन इफ़ेक्ट हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत ही कॉमन जो एग्जाम्पल इसका लिया जाता है उसमें हम देखते हैं मवेशियों के रंग को और फैदर कलर को। तो जो मवेशियों का रंग हम इसमें देखते हैं, जैसे हमने अगर फीमेल है तो फीमेल अगर हमने ली है कि वो वाइट कलर की है, और मेल अगर काव हमने लिया है, फीमेल काव और मेल काव की हम बात कर रहे हैं, अगर हमने लिया है तो यहाँ हम लेंगे रेड कलर। और जब हमारे पास में हम इसको इस तरह लिखेंगे और रेड, और अगर हम इसको रेसेसिव दिखाना चाहते हैं तो हम इसको दिखेंगे ऐसे, ये रेड कलर। और गैमेट्स जो हमारे बनते हैं वो इसमें बनेंगे सभी ऐसे, और इसमें बनेंगे इस प्रकार। और F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप हमारे सामने होगा वो होगा अब अगर हम देखें मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग तो इसमें कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए। अगर वाइट को डोमिनेंट होना चाहिए तो वाइट ही आना चाहिए, रेड डोमिनेंट होना चाहिए तो रेड आना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या होता है, पैचेस दिखते हैं दोनों कलर के। जो F1 जनरेशन में हमें मिलता है वो दोनों कलर मिलते हैं इक्वली हमें,
और रेड भी और वाइट कलर भी, और इस तरह के जो पैचेज में चितकबरापन हमें जो नज़र आता है उसको हम बोलते हैं रॉयन इफेक्ट। और ये कोडोमिनेंस को दिखाता है। इनको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेड कलर और ये वाइट कलर, ये गैमेट हमें मिलेंगे। और जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमें इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा, हेट्रोजाइगस एलीलिक कंडीशन है ये भी। और अब हम अगर हम समझने की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि हमें सिंपल लगता है कि हम कलर को डोमिनेंट से और जो मतलब डाइल्यूट या डाइल्यूशन के लिए जो कलर है उसको हम रिसेसिव फॉर्म में लिखते हैं, तो ये समझने में हमें इजी लगता है। तो हम यहाँ पर इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मेंडल के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें यहाँ पर इसका कलर कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए है। और लेकिन हमें यहाँ पर कलर कैसा नज़र आता है इसका, ये रॉयन इफेक्ट देता है। तो ये मीडिएटर कलर भी नहीं है और ये पैचेस में हमें इस तरह इसकी स्किन के ऊपर नज़र आते हैं। तो ये कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह के जनरली ह्यूमन ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और ए बी ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। हम इसे ऐसे समझें कि जो ए ब्लड ग्रुप है जिसमें ए एंटीजन है, इसके लिए ये एक जीन है और इस जीन के 2 रूप हमारे सामने, 2 एलील हमारे सामने हैं। तो ये एक एलील है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा एलील है जिसको मैंने यहाँ पर, हम इसको बी भी लिख सकते हैं और हम इसको समझने के दृष्टिकोण से स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है बी एंटीजन के लिए और बी ब्लड ग्रुप के लिए। तो जब ए और बी ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो ये दोनों एलील यहाँ एक साथ आते हैं। इसमें सिर्फ एक एलील आया है, इसमें दूसरा ये है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसा एलीलिक फॉर्म है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एलील का फॉर्म ये है, ये होमोजाइगस है। अगर ये है तो हम इसको कहेंगे कि ये इस कंडीशन में, और हम इसको कहेंगे कि ये होमोजाइगस कैपिटल ए है। और ए बी ब्लड ग्रुप में ये दोनों प्रकार के एलील एक साथ आते हैं और एक साथ ये दोनों अपना इफेक्ट दिखाते हैं, तब हम इसको कहते हैं कि ये कोडोमिनेंस है और दोनों एलील यहाँ पर समान रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब फिजियोलॉजिकली हमें ब्लड जो ग्रुप है उसका उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सेकंड, इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का सेकंड डेविएशन हमने देखा। अब जो सेकंड लॉ है मेंडल का, वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने बात करी थी प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की। तो हमने ये कहा था कि जो गैमेट्स बनते हैं, किसी भी होमोलोगस पेयर जब अलग अलग जाते हैं गैमेट्स में, या मैं यूँ कहूँ कि जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड और वाइट कलर के लिए अगर ये है, तो ये दोनों एलील जब अलग अलग गैमेट्स बनाते हैं और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब होते हैं, जब ये होमोलोगस पेयर में अलग अलग जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फ्री रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। और ये सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका कोई डेविएशन नहीं है और ये पूर्णतया सही है कि ऐसा होता है। जो थर्ड लॉ है
मेंडल का, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम देखते हैं कि दो जीन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि दो एक ही जीन के दो रूप या दो एलील एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दो जो जीन हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि दो जीन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और बहुत तरीके से करते हैं। जीन इंटरेक्शन एक बहुत वाइड टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है और हम इसको आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ सकते हैं कि जो दो जीन होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दो अगर अलग अलग लोकस पर एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन लगे हुए होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जितना कम होता है उतना ज़्यादा वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उतना उनका एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव है वो ख़त्म होता रहता है। इसको हम सहलग्नता बोलते हैं। तो ये हैं डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। धन्यवाद।